तो आज कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके सिर्फ एक आइडिया ने जिंदगी को देखने का हमारा आपका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है चार्ल्स डार्विन की और उस क्रांतिकारी सिद्धांत की जिसने सचमुच दुनिया को हिला कर रख दिया था। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन ये कठोर शब्द किसी और ने नहीं, बल्कि एक पिता ने अपने ही बेटे चार्ल्स डार्विन के लिए कहे थे। उस नौजवान के लिए जो मेडिकल स्कूल में फेल हो चुका था और जिसे देखकर लगता था कि शायद वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो डार्विन की कहानी की शुरुआत होती है निराशा से, अपने ही पिता की निराशा से। ये उस दिशाहीन नौजवान की कहानी है जिसे उसका परिवार एक बोझ समझता था, लेकिन जो आगे चलकर दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। तो शुरुआती तस्वीर कुछ ऐसी थी। चार्ल्स को स्कूल की किताबों से सख्त नफरत थी। जब उन्हें डॉक्टर बनने के लिए भेजा गया तो उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के एक बच्चे का भयानक ऑपरेशन होते देख लिया और बस उसी दिन कसम खा ली कि वो कभी डॉक्टर नहीं बनेंगे। उनके पिता इतने निराश हुए कि उन्हें परिवार पर कलंक तक कह दिया। आखिर में बस एक ही रास्ता बचा, पादरी बनना। पर कैम्ब्रिज में भी डार्विन का मन किताबों से ज्यादा जंगलों में लगता था। यहां उन्हें एक अजीब सा जुनून सवार हो गया, बीटल यानी गुबरेले इकट्ठा करने का। एक मशहूर किस्सा है कि एक बार उन्होंने 2 दुर्लभ बीटल पकड़े हुए थे, तभी उन्हें एक तीसरा दिखा। अब उसे पकड़ने के लिए हाथ तो खाली नहीं थे, तो उन्होंने झट से एक जिंदा बीटल अपने मुंह में रख लिया। ये दीवानगी ही थी जो उनके असाधारण अवलोकन कौशल का पहला सबूत बनी। और यही से डार्विन की जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें HMS बीगल नाम के जहाज पर पूरी दुनिया घूमने का एक मौका मिला। ये एक ऐसी यात्रा थी जो इतिहास का रुख मोड़ने वाली थी। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, पूरे 5 साल की थी। समुद्री बीमारी से जूझते हुए डार्विन ने ब्राजील के वर्षा वनों की वो अद्भुत दुनिया देखी जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ पढ़ा था। लेकिन असली मोड़ आया गैलापागोस द्वीपों पर। वहां उन्हें ऐसे सुराग मिले जो एक बहुत बड़े, बहुत गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। जब वो घर लौटे तो वो पहले वाले चार्ल्स डार्विन नहीं रह गए थे। तो दक्षिण अमेरिका में डार्विन के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। उन्हें ग्लिप्टोडॉन नाम के जानवर के विशाल जीवाश्म मिले, मतलब एक छोटी कार के आकार के। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो हूबहू आज के छोटे से आर्माडिलो जैसे दिखते थे। ये कैसे हो सकता था? इस एक खोज ने उस जमाने की सोच को हिलाकर रख दिया। इसने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार को जन्म दिया, विलुप्ति यानी एक्सटिंक्शन। उस समय लोग मानते थे कि ईश्वर ने जो भी बनाया है वो हमेशा के लिए है, परफेक्ट है। लेकिन ये जीवाश्म इस बात का सबूत थे कि प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। इसका सीधा मतलब था कि सृष्टि स्थिर नहीं है, ये बदल रही है। दूसरा सुराग वो तो और भी अजीब था। गैलापागोस में मिला। वहां के गवर्नर ने यूं ही बातों बातों में डार्विन को बताया कि वो तो सिर्फ कछुए का खोल देखकर बता सकते हैं कि वो किस द्वीप से आया है। हर द्वीप के कछुए का खोल अलग था। डार्विन के लिए ये एक चौंकाने वाली बात थी। ये बात डार्विन के दिमाग में घर कर गई कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उन्हें एहसास होने लगा कि जीव अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, यानी अनुकूलन करते हैं। ये आइडिया कि प्रजातियां फिक्स्ड नहीं हैं बल्कि बदल सकती हैं, उनके दिमाग में जड़ें जमाने लगा। सवाल ये था, क्या भगवान ने हर छोटे द्वीप के लिए अलग अलग कछुए बनाए थे, या फिर एक ही तरह का कछुआ समय के साथ बदल गया था? यात्रा तो खत्म हो गई, लेकिन डार्विन के जहन में असली तूफान तो अब शुरू हुआ था। इंग्लैंड वापस आकर ये सारे सुराग, ये सारी पहेलियां जुड़कर एक ऐसी तस्वीर बना रही थीं जो बहुत खतरनाक थी। और फिर वो आखिरी पहेली का टुकड़ा भी अपनी जगह पर आ गया। डार्विन ने गैलापागोस से जो पक्षी इकट्ठा किए थे, उन्हें वो अलग अलग प्रजाति का समझ रहे थे। लेकिन एक एक्सपर्ट ने उन्हें बताया कि अरे नहीं, ये सब तो एक ही परिवार की चिड़िया हैं, फिंचेज। बस अलग अलग द्वीपों पर जैसा खाना मिलता था, उसी हिसाब से उनकी चोंच का आकार बदल गया था। ये इस बात का सीधा जीता जागता सबूत था कि प्रजातियां बदल सकती हैं। और इसी एक पल में उस सिद्धांत का जन्म हुआ जिसने दुनिया को बदल दिया। अपनी एक सीक्रेट नोटबुक में डार्विन ने जीवन के वृक्ष का पहला स्केच बनाया, ये दिखाने के लिए कि कैसे सभी जीव एक ही पूर्वज से आए हैं, जैसे एक पेड़ की शाखाएं। और इसके ऊपर उन्होंने सिर्फ 2 शब्द लिखे, आई थिंक, यानी मैं सोचता हूं। ये उस समय की धार्मिक मान्यताओं पर एक सीधा हमला था। डार्विन को पता था कि उनका ये आइडिया कितना खतरनाक है, कितना विस्फोटक है। उन्होंने अपने एक दोस्त को खत में लिखा
कि अपने इन विचारों को मानना एक हत्या का इकबाल करने जैसा है। ये किसी इंसान की हत्या नहीं थी, बल्कि उस विचार की हत्या थी कि इंसान इस सृष्टि के केंद्र में है। और वो ये भी जानते थे कि ये बात उनकी बहुत ही धार्मिक पत्नी एमा को कितना ज्यादा दुख पहुंचाएगी। तो डार्विन ये तो समझ चुके थे कि प्रजातियां बदलती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कैसे? ये होता कैसे है? और इसका जवाब उन्हें जीव विज्ञान से नहीं, बल्कि एक बहुत ही अप्रत्याशित जगह से मिला। और जवाब मिला प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन में। इसका तर्क बहुत सरल लेकिन बहुत क्रूर था। पहला, जितने जीव पैदा होते हैं उससे कहीं ज्यादा मर जाते हैं क्योंकि संसाधन सीमित है। दूसरा, एक ही प्रजाति में हर कोई थोड़ा बहुत अलग होता है। तीसरा, जिस किसी के पास भी कोई ऐसा गुण है जो उसे जिंदा रहने में थोड़ी भी मदद करता है, वो बच जाता है और अपने बच्चे पैदा करता है। और चौथा, लाखों सालों में यही छोटे छोटे फायदेमंद बदलाव इकट्ठा होकर एक नई प्रजाति बना देते हैं। इसमें भगवान की कोई जरूरत नहीं थी, बस समय और मौत यही काफी थे। सोचिए, इस खतरनाक आइडिया के साथ डार्विन अकेले चुपचाप 20 साल तक जीते रहे, सबूत इकट्ठा करते रहे। फिर एक दिन एल्फ्रेड रसेल वालेस नाम के एक युवा प्रकृतिवादी का एक खत आया। जब डार्विन ने उसे पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वॉलेस ने भी हजारों मील दूर ठीक इसी सिद्धांत की खोज कर ली थी। अब डार्विन को दुनिया के सामने आना ही पड़ा। और जब 24 नवंबर 1859 को ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज छपी तो जैसे एक धमाका हो गया। इसका असर तुरंत और विस्फोटक था। पहले दिन ही इसकी छापी गई सारी 1250 प्रतियां बिक गईं। डार्विन ने बारूद के ढेर पर चिंगारी फेंक दी थी। किताब ने तो समाज में जैसे आग ही लगा दी थी। तो इस पूरे तूफान के बाद डार्विन की विरासत क्या रही? और यहीं से हमें जिंदगी को देखने का एक बहुत ही भव्य नजरिया मिलता है। इसका सबसे जबरदस्त नजारा देखने को मिला 1860 की मशहूर ऑक्सफोर्ड डिबेट में। चर्च की तरफ से बिशप विल्बरफोर्स ने डार्विन के समर्थक थॉमस हक्सले का मजाक उड़ाते हुए पूछा, तो क्या आप अपने दादा की तरफ से बंदर के वंशज हैं या दादी की तरफ से? इस पर हक्सले ने वो करारा जवाब दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक बंदर का वंशज कहलाना मंजूर है, लेकिन एक ऐसे इंसान का नहीं जो सच्चाई का मजाक उड़ाए। ये विज्ञान की स्वतंत्रता की घोषणा। तो इतने विवादों और बहसों के बाद आज हम डार्विन को कैसे याद करते हैं? उनकी असली विरासत क्या है? देखिए, उनकी विरासत यह गलतफहमी नहीं है कि इंसान बंदर से आया है। उनका असली संदेश इससे कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा खूबसूरत है। उन्होंने ये दिखाया कि इस धरती पर मौजूद हर जीव, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो, एक वेल हो, एक फूल हो या एक इंसान, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है। एक ही शानदार जीवन वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं। डार्विन ने अपनी किताब का अंत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही काव्यात्मक लाइनों से किया। उन्होंने हमें बताया कि विकास को एक बेनहम या निराशाजनक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें एक भव्यता है, एक आश्चर्य है कि कैसे एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत से जिंदगी के अनगिनत सुंदर और अद्भुत रूप विकसित हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। डार्विन का काम सिर्फ अतीत के बारे में नहीं था, ये एक लगातार आज भी चलने वाली प्रक्रिया के बारे में है। सवाल ये है कि अगर विकास अभी भी हो रहा है तो हमारे चारों ओर और शायद हमारे भीतर भी कौन से नए रूप जन्म ले रहे हैं? प्रकृति का अगला कदम क्या होगा?